नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र संसद के बजट सत्र से पहले नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति लाएगा। नए आम्बेडकर टूरिस्ट सर्किट का शीघ्र शुभारंभ। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लंदन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की जनता दल यूनाइटेड इकाइयां भाजपा में शामिल हो गई हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से लखनऊ में शुरू हो रहा है। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है। भारत के जाने माने पहलवान बजरंग पुनिया ने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। और महिला क्रिकेट में भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं लवली निगम। केंद्र संसद के बजट सत्र से पहले नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति घोषित करेगा। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पर्यटन नीति विभिन्न पक्षों के साथ परामर्श और चर्चा के उपरांत घोषित की जाएगी। एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल टूरिज्म पॉलिसी भारत में लाने का प्रयास कर रहे, अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग कर रहे, भारत के सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के इनपुट्स लिए गया, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हो, होटल मैनेजमेंट हो, टूरिस्ट गाइड्स हो, टूरिज्म इंस्टीट्यूशंस हो, कुछ बुद्धिजीवी हो, वैसे लोगों का इनपुट्स लिए गए, उसका ड्राफ्ट भी बनाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टूरिज्म का वेबसाइट में भी इस नेशनल टूरिज्म का ड्राफ्ट लगाया। नेशनल टूरिज्म के विषय पर सभी स्टेट्स के मिनिस्ट्रीज, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के टूरिज्म सेक्रेटरीज, उनके साथ भी चर्चा होगा। बजट सेशन से पहले ही नेशनल टूरिज्म पॉलिसी देश के सामने हम लाने वाले हैं। श्री रेड्डी ने कहा कि राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में G20 की अध्यक्षता के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि G20 की बैठक विश्व में भारत की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के लिए मंच के रूप में काम करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि विभिन्न पर्यटन सर्किट को बढ़ावा दिया जा रहा है और शीघ्र नए आम्बेडकर सर्किट का शुभारंभ किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमालय सर्किट को भी पर्यटन सर्किट के विकास की कार्य योजना के अंतर्गत बढ़ावा दिया जाएगा। We are spending 62,000 crores on rail connectivity, 80,000 crores on road connectivity, heliports हो, एयरपोर्ट्स हो, उसका भी काम चल रहा है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश में नरेंद्र मोदी जी का सरकार आने से पहले 74 एयरपोर्ट्स था, अभी 140 एयरपोर्ट्स हुआ। 2025 तक हमारा टारगेट है 220 एयरपोर्ट्स का। श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देने में भारतवंशियों और अनिवासी भारतीयों को शामिल करना है। श्री मोदी ने प्रत्येक भारतवंशी से कहा था कि वो कम से कम 5 विदेशी नागरिकों को भारत यात्रा के लिए प्रेरित करें। पर्यटन क्षेत्र को कोविड-19 से सर्वाधिक क्षति पहुंची थी। इसे देखते हुए इस क्षेत्र को दी गई वित्तीय सहायता 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगी। राज्य पर्यटन मंत्रियों का 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुरू हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिस्र की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर काहिरा पहुंच गए हैं। मिस्र के सेंट्रल मिलिट्री जोन कमांडर मेजर जनरल तारिक हामिद एल शाजली ने काहिरा में अलमाजा एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगवानी की। श्री सिंह अपनी यात्रा के दौरान मिस्र के रक्षा और रक्षा उत्पादन मंत्री जनरल मोहम्मद जाकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों मंत्री द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे और सैन्य संबंधों को मजबूत बनाने की नई पहल की संभावनाओं का पता लगाएंगे। वे दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दोनों मंत्री भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। श्री सिंह मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी से भी भेंट करेंगे।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भाग लेने के लिए कल रात न्यूयॉर्क पहुंचे। अपनी न्यूयॉर्क यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में उच्च स्तरीय सप्ताह के दौरान भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। 77वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का विषय है एक महत्वपूर्ण क्षण, सामूहिक चुनौतियों के लिए परिवर्तनकारी समाधान। संशोधित बहुपक्षवाद के प्रति भारत की सशक्त प्रतिबद्धता के अनुरूप विदेश मंत्री भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी की G4 मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेंगे। वे पुनर्जीवित बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार हासिल करने पर L69 समूह की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और प्रदर्शित करने के लिए विदेश मंत्री 24 सितंबर को एक विशेष कार्यक्रम इंडिया एट 75 शोकेसिंग इंडिया UN पार्टनरशिप इन एक्शन को संबोधित करेंगे। ये आयोजन भारत की विकास यात्रा और दक्षिण सहयोग में इसके योगदान को प्रदर्शित करेगा। विदेश मंत्री क्वाड, IBSA, ब्रिक्स और अन्य बहुपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों में भी भाग लेंगे। उनकी G20 और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें होंगी। वे 24 सितंबर को 77वें उच्च स्तरीय सत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लंदन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में भाग लेंगी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राजकीय अंतिम संस्कार आज दोपहर बाद लंदन में वेस्टमिंस्टर अब्बे में किया जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू कल लंदन में वेस्टमिंस्टर हॉल गईं, जहां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पार्थिव शरीर को रखा गया है। राष्ट्रपति ने अपनी ओर से तथा भारत की जनता की ओर से क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्रिटेन की महारानी और राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने 96 वर्ष की उम्र में 8 सितंबर को अंतिम सांस ली थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना शोक व्यक्त किया है। जनता दल यूनाइटेड की दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की इकाइयां भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। कल नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष की उपस्थिति में ये इकाइयां भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। इन इकाइयों ने ये फैसला जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य पार्टियों के साथ महागठबंधन करके बिहार में सरकार बनाने के फैसले के विरोध में किया है। 17 में से 15 जेडीयू के जिला पंचायत के सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और दादरा नगर हवेली में जेडीयू का नामो निशान बाकी नहीं रहा है। जब इन लोगों का ये कहना था कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते हैं, मोदी जी के साथ चलते हैं, उन्हीं के नाम पर वोट भी मांगा जाता है और उसके बाद सत्ता के लिए जो भ्रष्ट है, जो परिवारवादी है, ऐसे लोगों का हाथ थामकर फिर विश्वासघात करके निकल जाते हैं, ये उनको अच्छा नहीं लगा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व पर उनका बड़ा विश्वास है, इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पर तंज कसते हुए कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सत्ता में वापस आएंगे। वे पटना में मोदी एट 2.0 पर आधारित पार्टी की एक संगोष्ठी को संबोधित कर रही थी। श्रीमती ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरा राजनीतिक जीवन मंत्र, पद्धति और मिशन से भरा हुआ है। 2024 में कैसे वो सत्ता हथियाए, वो मात्र उनका लक्ष्य है। आज ऐसे महानुभावों से कहना चाहती हूँ जो खुद सहारे की तलाश में है कि प्रधानमंत्री बनने की रेस में शायद कई हो, लेकिन प्रधान सेवक बनने की लालसा मात्र एक व्यक्ति में है और वो प्रधान सेवक एक बार फिर 2024 में परचम हिंदुस्तान का लहराएगा। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का मानसून सत्र आज से लखनऊ में शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान पहली बार विधानसभा में इस महीने की 22 तारीख को महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि 22 तारीख को प्रश्नकाल के बाद महिला प्रतिनिधि महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगी। उन्होंने कहा कि देश में ये अपनी तरह का पहला प्रयास है। महिला सदस्यों के लिए एक दिन आरक्षित करने का निर्णय ऐसी शिकायतों के बाद किया गया कि महिला विधायकों को सदन में बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ई कॉमर्स इकाइयों को विनिर्माण उद्यम उत्पादन का देश एमआरपी विनिर्माण एक्सपायरी की तिथि बेस्ट बिफोर यूज या वस्तु कितने समय तक उपयोग करने लायक है और कंज्यूमर केयर नंबर इत्यादि का ब्यौरा देना अनिवार्य है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्र संसद के बजट सत्र से पहले नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति लाएगा। नए आम्बेडकर टूरिस्ट सर्किट का शीघ्र शुभारंभ। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लंदन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की जनता दल यूनाइटेड इकाइयां भाजपा में शामिल हो गई हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से लखनऊ में शुरू हो रहा है। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है। भारत के जाने माने पहलवान बजरंग पूनिया ने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। और महिला क्रिकेट में भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है। इस मामले में उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने 2022 के 4 महीनों में श्रीलंका को 96 करोड़ 80 लाख अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। 2017 से 2021 के दौरान पिछले 5 वर्षों में चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता था। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत ने श्रीलंका को करीब 4 अरब डॉलर खाद्य और वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए हैं। पिछले महीने की 22 तारीख को भारत ने संकटग्रस्त श्रीलंका को 21,000 टन उर्वरक भेजे थे। श्रीलंका इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। बड़ी संख्या में लोगों को भोजन और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आज के एपिसोड में हम आपके लिए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास यात्रा की कहानी लाए हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 राज्य शामिल हैं। असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 3.78% जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के 5,483 किलोमीटर सहित देश के क्षेत्रफल का 7.98% इस क्षेत्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे में सुधार और क्षेत्र में सड़क, रेल और हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र को समग्र रूप से विकसित करने के लिए कई पहल की गई हैं। हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया। ईश्वर ने इस क्षेत्र को इतने प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, इतना सामर्थ्य दिया है। यहाँ विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। अब पूर्वोत्तर में एयरपोर्ट भी बन रहे हैं और रेल भी पहुंच रही। जिरीबाम, तुपुल, इम्फाल रेल लाइन के जरिए मणिपुर भी अब देश के रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। इम्फाल मौर्य हाईवे यानी एशियन हाईवे, ये हाईवे 1 का काम भी तेजी से चल रहा है। ये हाईवे
साउथ ईस्ट एशिया से भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करें। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है। 2 क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण में अंतराल को भरने के लिए दिसंबर 2017 में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर पूर्व विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना शुरू की गई थी। एक जल आपूर्ति, बिजली, आवागमन की सुविधा, संपर्क और विशेष रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं से संबंधित भौतिक बुनियादी ढांचा है। दूसरी शिक्षा और स्वास्थ्य की सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाएं हैं। भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य उत्तर पूर्व को पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान देशों से जोड़ना है। विभिन्न रेल, सड़क और हवाई संपर्क परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। 2021 में पूर्वोत्तर में हवाई अड्डों की संख्या 6 से बढ़कर 15 हो गई। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एक राष्ट्रीय परियोजना है जो गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक चलती है। अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में म्यांमार के माध्यम से मणिपुर को थाईलैंड से जोड़ने वाला त्रिपक्षीय राजमार्ग, बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट शामिल है, जिसमें पूर्वी भारत में बंदरगाहों से म्यांमार तक कार्गो शिपिंग के लिए एक समुद्री मार्ग भी शामिल है। उत्तर पूर्व एशिया से भारत के लिए एक भूमि मार्ग भी इस परियोजना का हिस्सा है। टोई रियल हाइड्रो पावर परियोजना राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मिजोरम में सफलतापूर्वक चालू होने वाली केंद्रीय क्षेत्र की पहली बड़ी परियोजना है। इम्फाल, मोरेह और जीरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन एक रेलवे नेटवर्क पर पूर्वोत्तर क्षेत्र को दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप से जोड़ेगी। ये परियोजनाएं इन देशों के साथ भारत के आर्थिक और सामरिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR News Alerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक हैंडल और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में आइए सुनते हैं रक्तदान में भारत के कीर्तिमान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पूर्व सलाहकार डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे भारतवर्ष में रक्तदान अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई। 15 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में पहले दिन ही 1 लाख से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। डॉक्टर वार्ष्णेय, जो इस तरह की पहल है और जो देशवासियों का उत्साह देखने को मिला, और हम सब जानते हैं कि रक्तदान महादान है, कैसे देखते हैं इस प्रयास को आप? हमारे देश में एक अनुमान के हिसाब से लगभग हर साल करीब 1.5 करोड़ यूनिट ब्लड की जरूरत होती है और केवल 1 करोड़ 10 लाख यूनिट ही ब्लड इकट्ठा हो पाता है और 40 लाख यूनिट की कमी पड़ जाती है। इसकी वजह से कई जानें जो है वो चली जाती हैं और ये जानें बचाई जा सकती हैं अगर हमारे पास रक्त का पर्याप्त भंडार हो। उस सिलसिले में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से रक्तदान अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पहले दिन ही सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा उत्साहजनक बात है कि हमारे लोग इतने जागरूक हों और इस शुभ कार्य में ज्यादा से ज्यादा मदद करें। डॉक्टर वार्ष्णेय, आपने जो आंकड़ों का गुणागणित समझाया कि 1 वर्ष में इतने यूनिट ब्लड की जरूरत होती है और कहीं न कहीं कमी रह जाती है, इसके पीछे का बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? लोगों को ब्लड देने में बड़ा डर लगता है। जो एक वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है जिसमें ये होता है कि हम लगातार नियमित रूप से ब्लड दें जिससे वो किसी भी जरूरतमंद के काम आए, ऐसे डोनर बहुत कम हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है और लोगों में उसमें कई तरीके की भ्रांतियां होती हैं कि ब्लड देने से हमारे शरीर में बहुत कमजोरी आ जाएगी या हम बीमार पड़ जाएंगे। ये भ्रांतियां दूर करना बहुत जरूरी है। कोई भी जो 18 साल से 65 साल के बीच में है और स्वस्थ है और जिसका हीमोग्लोबिन ठीक है और उसको कोई बीमारियां नहीं है, वो आसानी से ब्लड दे सकता है और इनफैक्ट हर 3 महीने में एक बार ब्लड दे सकता है। जो लोग नियमित रूप से ब्लड देते हैं उनको कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे उनका आयरन लेवल ब्लड में अगर ज्यादा है तो वो कम हो जाता है। ये भी देखा गया कुछ लोगों में कि उनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी कम हो जाता है, हार्ट की बीमारियां भी कम होती हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, बहुत सारे श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनके जहन में भी ये विचार उभर रहा होगा कि वो भी रक्तदान कर सकते हैं, तो कौन व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता है? जब हम रक्तदान करते हैं तो हमारा जो है रक्त कुछ बीमारियों से फ्री होना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से दूसरे को बीमारियां ना हो जाएं। तो रक्त जिसका भी जानते हैं उससे पहले हम हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV और मलेरिया का उसमें टेस्ट होता है ब्लड में।
कि अगर इन बीमारियों से ग्रसित हैं वो रक्तदान नहीं कर सकते, या जिन लोगों में खुद ही हीमोग्लोबिन की कमी है, जो रक्तदान दे रहा है उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना चाहिए, 12 के करीब होना चाहिए। अगर 12 ग्राम% से कम है हीमोग्लोबिन तो उससे भी हम रक्त नहीं देते। दूसरे वजन भी लगभग 50 किलो से अगर कम है तो उसको भी हम लोग उसमें शामिल नहीं करते। बाकी अगर वो एज का भी होता है कि अभी तक जो है जो 18 साल से नीचे वाले व्यक्तियों का भी रक्त नहीं दिया जाता, और जो एडल्ट हो जाते हैं 65 साल से ज्यादातर पर उम्र वाले हैं उनका भी रक्त नहीं दिया जाता। इस बीच के जो भी व्यक्ति हैं वो अपना रक्तदान दे सकते हैं। उससे पहले उनकी जो आवश्यक जांच होती है, पल्स वगैरह देखी जाती है, ब्लड प्रेशर वगैरह देखा जाता है। जिस समय वो रक्त देने जा रहा है उस समय कोई बीमारी नहीं, उस समय उन्हें कोई बुखार, फ्लू या कोई और एक्टिव बीमारी ना हो तो वो रक्त दे सकते हैं। तो इस पर किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। और जब 1 यूनिट कोई आदमी ब्लड देता है तो लगभग उसका 350 ml ब्लड लिया जाता है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि रक्त में जैसे जो मेन कंपोनेंट होता है उसका प्लाज्मा होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है, फिर रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो हमारा हीमोग्लोबिन देते हैं, और प्लेटलेट्स होते हैं। तो जो प्लाज्मा है वो तो देखिए 2 से 3 दिन में पूरा हो जाता है जो भी व्यक्ति रक्त देता है। जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, वो लगभग 6 हफ्ते में पूरी हो जाती है, और प्लेटलेट तो कुछ घंटे में ही पूरी हो जाती है। तो भी स्वस्थ व्यक्ति है वो अगर देना चाहे तो हर 3 महीने के बाद वो रक्तदान कर सकता है। और यहाँ एक चीज मैं बता दूं कि जो प्लाज्मा है उसको हम फ्रीज कर सकते हैं, और फ्रोजन प्लाज्मा 1 साल तक उपयोग किया जा सकता है। और जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारी, वो लगभग 5 से 6 हफ्ते तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो प्लेटलेट्स होती हैं वो 5 डेज तक ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इस समय रक्तदान देना चाहते हैं वो आरोग्य सेतु ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या ई-रक्त कोष पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अंत में बहुत संक्षेप में डॉक्टर वार्ष्णेय ये समझना चाहेंगे कि लोगों के जहन में ऐसी भी मानसिकता है जो दूर दराज के गांव में रहते हैं और वहां कोई ब्लड बैंक है, जब उन्हें खून की आवश्यकता होती है तो उन्हें लगता है कि नहीं, शहर के किसी बड़े अस्पताल के ब्लड बैंक से ही ब्लड लेना सही रहेगा। देखिए हमारे देश में 3900 ब्लड बैंक हैं, और ये सब जो है रेड क्रॉस सोसाइटी से संबंधित रहते हैं, उससे संचालित होते हैं, और सभी की मॉनिटरिंग की जाती है कि उनमें जो है वो अप्रूव्ड हो और उनमें वो सारी सुविधाएं हो रक्त लेने की भी और उसको सही तरीके से प्रिजर्व करने की भी। तो इनकी लगातार मॉनिटरिंग होती है। हाँ, अगर किसी एरिया में देखिए कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो अगर इस तरीके का है कि वो रजिस्टर्ड रक्त बैंक नहीं है और किसी की नॉलेज में आता है तो वो शिकायत कर सकता है, और किसी तरीके से इसमें डरने की बात नहीं है। सभी लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि जो भी स्वस्थ लोग हैं जो 18 से 65 साल के हैं वो आगे आएं, इस महादान को कर आप अगर किसी का जीवन बचाते हैं तो ये बहुत ही खुशी आपको भी मिलेगी और काफी प्रेशियस लाइफ हमारे देश की बचाई जा सके। डॉक्टर वार्ष्णेय, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रक्तदान में भारत के कीर्तिमान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पूर्व सलाहकार डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। हमारे द्विभाषीय लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ भारत में आज रात नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर हेमचंद्र पांडे श्रोताओं के स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता रात 9:30 बजे से विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ सकेंगे। इसके लिए उन्हें फोन नंबर 01123421230 और 01123421764 पर प्रश्न पूछने होंगे। आप ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts #AskAIR के माध्यम से भी अपने प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। लाइव कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त फ्रीक्वेंसियों पर सुना जा सकता है। कुश्ती में जाने माने पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया ने कल विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया। कल सर्बिया के बेलग्रेड में उन्होंने प्योर्तो रिको के सेबास्टियन सी रिवेरा को 11-9 से हरा दिया। 2013 में कांस्य पदक से शुरू करके इस चैंपियनशिप में पूनिया का ये चौथा पदक है। महिला क्रिकेट में भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। कल रात इंग्लैंड में होव के काउंटी मैदान में इंग्लैंड के 228 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 44 ओवर और 2 गेंदों में 232 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही 3 मैचों की श्रृंखला में भारत ने 1-0 की बढ़त ले ली है। दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच बुधवार को कैंटरबरी के सेंट लॉरेंस मैदान पर खेला जाएगा। इस श्रृंखला से पहले इंग्लैंड की महिला टीम भारत के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत चुकी है।
जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में सुपर नानमाडोल तूफान के प्रभाव से आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। इसके विकराल रूप को देखकर इसे हाल के दशकों में सबसे अधिक विनाशकारी तूफानों में से एक माना जा रहा है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी जेएमए के अनुसार कल शाम लगभग 7 बजे तूफान की शुरुआत कागोशिमा शहर से हुई। दक्षिण पश्चिमी क्यूशू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में 24 घंटे से भी कम समय में 500 मिलीमीटर बारिश हुई और तूफान 234 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 146 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। क्यूशू के कागोशिमा और मियाजाकी प्रांतों में कम से कम 20,000 लोगों ने शिविरों में शरण ली हुई है। और अब आज का मौसम पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में हल्की बारिश या आंधी आ सकती है। मुंबई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जम्मू, श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। और मनोज, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी लवलीन, जम्मू कश्मीर में 30 साल बाद घाटी के लोग सिनेमा घरों में फिल्मों का आनंद ले सकेंगे। दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र आगे लिखता है, मिशन यूथ के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के प्रत्येक जिले में बनेगा सिनेमा हॉल। नवभारत टाइम्स ने इसे सुर्खी दी है। घाटी में फिर आए दिन बहार के। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा पीएफआई से जुड़े 40 परिसरों पर छापे मारे जाने को जनसत्ता ने पहली खबर बनाया है। बेसमेंट में पार्किंग कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय का ये महत्वपूर्ण फैसला हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार शिक्षण संस्थानों में जगह की कमी के चलते बेसमेंट के इस्तेमाल को लेकर उच्च न्यायालय का ये फैसला आया है। करीब 70 साल तक ब्रिटेन की महारानी रही एलिजाबेथ द्वितीय के आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होने पर अमर उजाला ने लिखा है, एक युग के अंत के गवाह होंगे खास और आम। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के हॉस्टल में छात्राओं के एमएमएस पर हंगामे की खबरें सभी अखबारों में है। हिंदुस्तान ने पुलिस के हवाले से लिखा है, एसआईटी करेगी मामले की जांच। भारत में भी गूगल, फेसबुक के एकाधिकार पर लगाम की तैयारी, अमर उजाला की खबर है। पत्र ने इसे शिकंजा शीर्षक देते हुए लिखा है, आईटी मंत्रालय गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के खिलाफ कदम उठाने पर तेजी से कर रहा काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए गए उपहारों की नीलामी पर राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, एनसीसी के पूर्व कैडेट का कार्ड और शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर की प्रतिमा की भारी डिमांड। पत्र के अनुसार 2 अक्टूबर तक चलेगी ऑनलाइन नीलामी। मॉनसून की विदाई अगले 2-3 दिन में। राजस्थान पत्रिका सहित सभी अखबारों में है। पत्र के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में कम बारिश हुई। ताइवान में आए विनाशकारी भूकंप से इमारतें गिरी, सड़कें टूटी। जापान में सुनामी अलर्ट। राष्ट्रीय सहारा सहित लगभग सभी अखबारों में है। नामीबिया से आए 8 मेहमान चीतों के उछल कूद को राजस्थान पत्रिका ने सचित्र देते हुए सुर्खी बनाई है कि सक्रिय हुए मेहमान चीते आपस में खेलते हुए भी दिखे। राजस्थान पत्रिका की ये खबर ध्यान खींचती है कि देश के 100 जेलों में कैदियों के लिए खोले गए पुस्तकालय। पत्र लिखता है, हिंदुस्तानी जुबान से देश को एक सूत्र में पिरोना चाहते थे महात्मा गांधी। महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में ये पुस्तकालय खोले जा चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार नई पर्यटन नीति लाएगा और नए आम्बेडकर टूरिस्ट सर्किट का भी शीघ्र शुभारंभ होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लंदन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की जनता दल यूनाइटेड इकाइयां भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से लखनऊ में शुरू हो रहा है। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है। भारत के जाने माने पहलवान बजरंग पुनिया ने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में सुपर नानमाडोल तूफान के प्रभाव से आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। और महिला क्रिकेट में भारत ने 3
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।